नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल। आपने कई बार देखा होगा जब पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव हार जाती हैं तो वो कई बार ईवीएम को लेकर सवाल और निशान खड़े करना शुरू कर देती हैं। चाहे वो बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, ऐसा दोनों पार्टियों में मुख्य जो पार्टियां हैं राष्ट्रीय सतर की, इनमें भी देखा गया है और कई सारी रीजनल और क्षेत्रीय पार्टियों में भी ऐसा देखा गया है। साथियों, यह ईवीएम में गड़बड़ है या नहीं, यह बताने के लिए तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जो इस चीज़ की समझ रखता हो, या जहाँ पे यह मशीन बनती है वहाँ का कोई एम्प्लॉय हो और वो कोई डेमोस्ट्रेशन ऐसा करके दिखाए जिससे सबको ये लग जाए कि हाँ, वाकई में इस मशीन को हैक किया जा सकता है। ये तो है टेक्निकल काम। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं और नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही हैं और ऐसा क्या रहा है, किन किन आदमियों ने इस चीज़ को चैलेंज किया है कि इसको हैक किया जा सकता है और उसके बाद क्या रहा, उस चीज़ को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हाल ही में चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इन चुनाव में ये देखा गया कि कई सारे मध्य प्रदेश के जो नेता थे, इन्होंने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने इतना कहा, कई सारी राज्यों के, कई सारे डिस्ट्रिक्ट के, कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बैलेट पेपर के वोट को काउंट करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये डाला कि बैलेट पेपर में हम जीत रहे हैं और लगता है ईवीएम में भी हमें वोट ज़्यादा मिली होंगी। तो वो ईवीएम को ये कह रहे थे, ईवीएम के ऊपर ये सवाल उठा रहे थे कि ईवीएम में डली तो हमारी वोट ज़्यादा लेकिन दिखी हमारी नहीं है। एक बात। उस तरफ कमलनाथ ने भी ऐसा कहा, संजय राउत के भी बयान आए, समाजवादी पार्टी के जो सर्वे सर्वा अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने भी कहा कि जापान और अमेरिका जैसे बड़े देशों में, विकसित देशों में भी बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव होते हैं, तो हमारे देश में भी बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव होने चाहिए। और वो जो कंट्रीज हैं उनको बताया कि वो टेक्निकली हमारे से ज़्यादा रिच हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसी पीआईएल है जो सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार लगी। एक एनजीओ ने लगाने का काम किया था और एनजीओ ने इस बात के ऊपर वो पीआईएल लगाई थी कि जो वोट आप डालते हैं क्या वो ज्यों की तो रिकॉर्ड होती है और जो रिकॉर्ड होती है क्या वो ज्यों की तो काउंट होती है। यह पीआईएल की एक मुख्य चीज़ थी जो उस पीआईएल में थी, जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। और जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला चतुर्वेदी उसमें इस चीज़ को सुन रहे थे और आखिर में निष्कर्ष ये निकला था कि उस जो पीआईएल की एक कॉपी जो इलेक्शन कमीशन के सरकारी वकील होते हैं उनको एक दे दी गई थी। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको 2009 की एक बात। 2009 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने से पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बात कही थी और वो बात यह कही थी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि उससे पहले लगातार 2 बार बीजेपी बुरी तरह से हार चुकी थी। दोनों बार कांग्रेस ने जीतने का काम किया था। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह बात कही थी। जीवीएल नरसिम्हा राव और बीजेपी के सांसद भी होते हैं और बीजेपी के एक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने किताब लिखने का काम किया, डेमोक्रेसी एट रिस्क और कैन वी ट्रस्ट आउट ईवीएम मशीन। क्या ईवीएम के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और लोकतंत्र खतरे में है। यह उस बात की, यह वो पुस्तक थी जिसका विमोचन, जिसको लॉन्च किया था नितिन गडकरी जी, जो उस समय में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष होते थे। तो यह सब, इससे ये बात होती है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता, जो भी पार्टी सत्ता में आ जाती है ईवीएम का मुद्दा गौण हो जाता है और जो सत्ता में होती है वो विपक्षी पार्टी के ऊपर ये सवाल उठाना शुरू कर देती है कि इनको, वो लोगों ने वोट नहीं किया या मुद्दों की पकड़ नहीं है, ये ईवीएम का बहाना लेके अपनी हार को छुपा रहे हैं, इस तरह की बात कहने लग जाते हैं। लेकिन दोनों पार्टियां बराबर की दोषी हैं, मैं समझता हूँ बराबर के दोष दोनों पार्टियों में है, क्योंकि जब वो सत्ता में थी वो सवाल उठाते हैं, वो सत्ता में वो दूसरे सवाल उठाते हैं। इस मुद्दे को शॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा सकता? कैंडिडेट की सेटिस्फैक्शन या पार्टियों की सेटिस्फैक्शन से बढ़ के है उस मतदाता की सेटिस्फैक्शन जिसने मत देने का काम किया। जिसने जहाँ मत दिया वो मत वहाँ रिकॉर्ड हुआ नहीं,
जैसा पीआईएल की मैं बात अगर आपको बता, इस पीआईएल को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की एक एनजीओ लगाने का काम करती है, और उस एनजीओ का मुख्य ध्येय होता है यह बात के ऊपर प्रकाश डालना कि जो वोट मतदाता ने डाला है क्या वो दर्ज हुआ है, और जो दर्ज हुआ है क्या वही उसी की गणना हुई है, रिकॉर्डेड एज कास्ट एंड काउंटेड एज रिकॉर्डेड। तो ये एक मुख्य ध्येय उसका एनजीओ का होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन जो ईवीएम मशीन को बनाने का काम करती हैं वो ईसीआईएल नाम की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इनको बनाने का काम करती हैं। और कुछ 4 साल पहले की लगभग बात है, एक सैयद शुजा नाम से उसके एम्प्लॉय होते हैं, और वो एम्प्लॉय उस कंपनी के भारत देश को छोड़कर चले जाते हैं अमेरिका में, वहाँ शरणार्थी बनकर रहते हैं। और छोड़कर क्यों जाते हैं, वो दावा करते हैं एक बात का कि जब 2014 में चुनाव हुआ था तो उसमें 201 सीट बीजेपी ने ईवीएम को हैक करके जीतने का काम किया था। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। उसके बाद वो लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भी थे, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं सबको बताऊंगा कि कैसे ईवीएम हैक होती है और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद नहीं पहुंच पाए थे, और आज तक भी वो बातें, सवाल और निशान आज तक भी ज्यों के त्यों ही खड़े हैं। और वो क्यों जा रहे थे, उन्होंने इस कारण बताया कि अमेरिका में क्यों गए सैयद शुजा। उन्होंने यह बताया कि वो इस बात का पर्दाफाश करने वाले थे कि बीजेपी ने 201 सीटें और कि ईवीएम को हैक करके जीती हैं, और इसके बदले वो कई बीजेपी पार्टी के लोगों से मिल भी चुके थे। वो चाहते थे कि उसको कुछ पैसे दे दे, लेकिन देने से मना कर दिया और मारने की धमकी उनको देने लगे, इसलिए वो इस देश को छोड़कर चले गए थे। ऐसा वो जैसा बता रहे हैं, द क्विंट की रिपोर्ट है और बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बातें छपी हैं, कही गई हैं। तो अभी बात ये सामने आती है कि इन सारी बातों को जाने सैयद शुजा की बात करें, और एक और मैं नाम लेना चाहूँगा, फॉर्मर आईएएस हैं कनन गोपीनाथ, जो ये कहते हैं कि वीवीपैट मशीन लगने के बाद 100% इस मशीन को हैक किया जा सकता है। और इसके ऊपर मेरी जो समझ बनती है, मेरी समझ ये काम बात कहती है कि जो नकल भी होती है ना वो अकल से होती है। अगर चोरी भी होती होगी वोटों की तो ऐसे ही नहीं होती होगी, कहीं भी ईवीएम लगाई और किसी को भी जितवा दिया, किसी को भी हरा दिया। इसके पीछे मुझे पहले तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि इस बात को कि ये बात तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बता सकता है कि कैसे हैक होती है, होती भी या नहीं भी होती है। लेकिन हम तो एक आज जो बात है, जो पिछली बात है, किसी ने कुछ बात कही है, किसी ने कुछ बात कही है, उनका आकलन करके अपनी बात कह सकते हैं। मुझे जो लगता है मैं अपनी उस बात को पूरी करता हूँ कि ये बड़ा स्मार्टली ये काम होता है। जहाँ नेक टू नेक फाइट होती है, अगर होता भी होगा तो वहाँ पे ही ईवीएम को इस तरह से सेट किया जा सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग इस तरह से की जा सकती होगी जहाँ नेक टू नेक फाइट होती है। और ऐसा भी समझ में आता है कि ये ज़्यादातर जो मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे मैं बीजेपी से हूँ मान के चलो, और मेरी कांग्रेस के साथ टक्कर है, तो मैं कांग्रेस की वोट ना छेड़ के जो रीजनल पार्टियां हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी वोट को अपनी तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर लूँ। इस तरह की चीज़ें होती होंगी, अगर होती भी होंगी, क्योंकि बड़ा स्मार्टली ये काम होता है। अगर उससे क्या होगा, कांग्रेस को ऐसा लगेगा कि भाई मेरी तो इतनी आनी थी, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाएंगी। दूसरा, जो रीजनल लोग हैं वो अगर अपनी आवाज़ को उठाएं भी गए ईवीएम के खिलाफ तो उनको उनकी आवाज़ की इतनी कंसिड्रेशन नहीं होगी, उनको इतना तवज्जो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। यह बात तो समझ में आती है। कांग्रेस जो इस तरह के अभी लेटर लिख रही है, अगर कांग्रेस को इतना ही शक है तो कांग्रेस ये बात क्यों नहीं कहती कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, चुनाव में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दे। बात सबके समझ में आ जाएगी, पब्लिक के भी समझ में आ जाएगी। और दूसरा मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत जिम्मेदार बॉडी है, और जिस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, जो इलेक्शन कमीशन एक सरकार निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी बनती है, और जिससे हम सरकार को चुनते हैं। और डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी है, इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि
जो पार्टिसिपेशन जो पब्लिक शो करती है अपना वोट डाल के, अगर उस पार्टिसिपेशन को वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो उस पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है। तो उस चीज़ में भी इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो एक मेरी इस चीज़ में एक बात है कि मेरा कंक्लूजन ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर ये दावा करता जो 2017 में इलेक्शन कमीशन ने किया भी था कि कोई भी व्यक्ति आके हैक करके दिखा सकता है इस ईवीएम मशीन को, अगर वो ये दावा करता है कि ये हैक हो सकती है। उस टाइम भी कोई भी इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करने नहीं गया था उस मशीन को हैक करने। जून 2017 की ये बात है। अब मैं इसमें एक बात कहता हूँ, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए और जो व्यक्ति वोट डालता है उसका विश्वास बना रहे इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन को ग्राउंड जीरो तक इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए कि ये 3 चीज़ हैं भई ईवीएम मशीन में, एक बैलेट यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है और एक वीवीपैट है। वीवीपैट का ये काम है, बैलेट यूनिट का ये काम है, कंट्रोल यूनिट का ये काम है। आपकी वोट ऐसे रिकॉर्ड होती हैं, आपकी वोट ऐसे काउंट होती हैं, आपकी वोट ऐसे स्टोर होती हैं, यहाँ पे स्टोर होती हैं। वो भी पूरा डिटेल से बताने का काम इलेक्शन कमीशन ने करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तभी जाके, अगर जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार ये बात कही भी थी, जब इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि अगर पूरे देश के जो वासी हैं, चाहे कोई भी हो, गरीब आदमी हो, जो भी वोट करता है, व्यक्ति को ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है कि कैसे वोट होती है, कैसे काउंट होती है और कैसे वोट को कैसे कास्ट होती है, कैसे काउंट होती है, कैसे रिकॉर्ड होती है। तभी जाके ईवीएम मशीन का फ़ायदा है, अगर ऐसा नहीं होता तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो इसी तरह की बात होगी जैसे मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती और मुझे मेरे बारे में कोई लिख के उर्दू में दे दे और मुझे वो पढ़नी ही नहीं आती, तो उस बात का मतलब मेरे उस पत्र का क्या फ़ायदा और उस उर्दू का मुझे जब समझ ही नहीं आती। तो जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है, वो व्यक्ति को समझ ही नहीं आता, तो उससे कहीं न कहीं वोट कास्ट करते हुए शक तो होता ही है और इस शक को दूर करने की ज़िम्मेदारी माननीय इलेक्शन कमीशन की बनती है। लेकिन बड़े दुःख की बात ये है, इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में इस बात का हम ज़िक्र करेंगे कि बिल भी अपनी वर्तमान सरकारी सेशन में लेके आई है, जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो 2 होते हैं, उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए एक बिल लेके आ रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ ईवीएम से भी बड़ा खतरा वो बिल है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी ठीक लगे तो सबके साथ शेयर करने का काम करिएगा और सपोर्ट करने का काम करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, राम।